नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 7th में सोशल साइंस के मिड टर्म के हम सैम्पल पेपर। ठीक, इसके पहले की क्वेश्चन को हमने पहले ही कर चुके हैं, तो चलिए हम आगे के क्वेश्चन को करते हैं। और जिन्होंने अगर इसके पहले के क्वेश्चन को नहीं देखा है तो इसके पहले के क्वेश्चन को जरूर जाके देखिए। ठीक है, यानी कि सेक्शन ए को हम कर चुके हैं और सेक्शन बी को भी कर चुके हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी को हम क्या है इसके पहले की वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो वहाँ से ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, और सेक्शन सी को यानी कि ग को भी हम कर चुके हैं। तो आज की वीडियो हम क्या है सेक्शन डी यानी कि सेक्शन डी को कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, जिससे दी गए सारे क्वेश्चन को कर सके, क्योंकि सारे क्वेश्चन क्या है एग्जाम में रिपीट करने वाले हैं, यानी कि एग्जाम में आपको इसी टाइप से क्वेश्चन पूछने वाले हैं। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सेम टू सेम क्या है क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन को जरूर देखिए और प्रैक्टिस जरूर करिए। ठीक है, तो चलिए सेक्शन डी जो आपका है क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक ही है। ये कितने हैं, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 6-6 नंबर के। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आपको करना क्या है कि प्यारे बच्चों, ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है उसके आंसर आपको देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पैराग्राफ को हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं कि मुगल 2 महान शासक वंशों के वंशज थे। माता की ओर से मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। और पिता की ओर से वे ईरान, इराक और एवं वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर, जिसकी मृत्यु 1404 ईस्वी में हुई, के वंशज थे। परंतु मुगल अपने को मुगल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज खान की जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। इसलिए यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज्बेकों से भी संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व करते थे। ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा किया। ठीक है, ये पैराग्राफ को पढ़ने के बाद इस पे आधारित जो क्वेश्चन दिया गया उस क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पिता की ओर से मुगल किस वंशज से संबंधित था। तभी हमने पढ़े थे कि माता की तरफ से क्या था चंगेज खान और पिता की तरफ से क्या तैमूर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नहीं ऑप्शन बी तैमूर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि तैमूर की मृत्यु कब हुई थी। तो तैमूर की जो मृत्यु हुई थी वो 1404 में, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड है कि तैमूर ने दिल्ली पर कब्जा कब किया। तो तैमूर ने दिल्ली पर जो कब्जा किया था वो 1398 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ऑप्शन बी 1398। इंग्लिश में भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक उसी प्रकार से आप भी ऑप्शन देकर इसको टिक लगा लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, आपको पैराग्राफ पढ़ना है फिर आंसर देना है। तो पैराग्राफ देखते हैं कि जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। ठीक है, यानी जैसे अगर किसी को देखकर हम ये विचार बना लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा ही होता है तो उसे हम रूढ़िबद्ध कहते हैं। जैसे हम कह लीजिए अगर ये मान लेते हैं कि चलो खाना बनाने का जो काम है ये महिलाओं का है, तो ये रूढ़िबद्ध धारणा कहलाएगी। ठीक है, तो कई बार हम किसी खास धर्म लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस या अपराधी या बेवकूफ़ भी ठहराते हैं। तो इस प्रकार की जो धारणा किसी के मन में अगर बैठ जाती है तो उसे हम कहते हैं रूढ़िबद्ध धारणा। ठीक है, अब इसी पे आधारित आपको क्वेश्चन के आंसर देना है। तो निम्नलिखित परिस्थितियों को पढ़कर आपको बताना कि यह रूढ़िबद्ध धारणा है या रूढ़िबद्ध धारणा नहीं है। यानी कि देखिए, जो रूढ़िबद्ध धारणा अगर होगी तो वहाँ पर टिक लगा लेंगे, रूढ़िबद्ध धारणा नहीं अगर है तो वहाँ पर क्या है रॉन्ग का टिक लगा लेंगे। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन यहाँ पर है कि लड़के खाना नहीं बना सकते। देखिए हमारे अंदर एक धारणा हो गई कि भाई खाना बनाने का काम है जो लड़कियाँ करती हैं, लड़के खाना नहीं बना सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या ये रूढ़िबद्ध धारणा है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हाँ ये है। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए रूढ़िबद्ध धारणा ये है। ठीक है, या टिक के लगा लीजिए, दोनों में से कोई एक काम कर लीजिए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या है कि रमेश एक जाति विशेष से आता है इसलिए वह कंजूस है। अब देखिए,
तो ये भी हमें एक धारणा बने कि भाई ये इस जाति के जो व्यक्ति हैं ये काफ़ी कंजूस होते हैं, तो ये भी क्या सत्य है, तो यहाँ पर लिखेंगे हाँ, या तो आप यहाँ पर सत्य का टिक लगा लेंगे। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं कि नेहा पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए वह परिश्रमी नहीं है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर नेहा पढ़ी लिखी नहीं है तो इसलिए वो परिश्रमी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या ये जो क्या है रूढ़िबद्ध धारणा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर गलत कर लेंगे आप। चलिए क्वेश्चन 4 को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है केवल 3 के आंसर देना है, तो आप 4 का कर लेंगे। सुरेश कहता है कि लड़के रोते नहीं हैं। तो ये एक प्रकार की धारणा कि भाई लड़के नहीं रोते हैं, केवल लड़कियाँ रोती हैं या लड़के हिम्मती होते हैं, तो ये एक प्रकार की क्या है रूढ़िबद्ध धारणा है। तो इसे कर देंगे हाँ या टिक लगा लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बताया जा रहा है कि भाई किसी एक राज्य के बारे में बताया जा रहा है कि राज्य में क्या था विधानसभा की स्थिति को बता रहा है। ठीक है ना, कोई भी राज्य हो सकता है, तो किसी एक राज्य की विधानसभा की स्थिति नीचे दी गई है, इसे ध्यान से आपको पढ़ना है और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर पार्टियों के नाम दिया गया है, तो यहाँ पर जो पार्टी का नाम है, ठीक है, यहाँ पर जीते गए क्या है सीटों की संख्या है। तो स्वाभिमान पार्टी ने 110 सीट जीती है, भूमिहीन पार्टी 2 सीट जीती है, राष्ट्रीय पार्टी 119 सीट जीती है, संघी पार्टी 1 सीट जीती है और जो निर्दलीय है वो 4 सीट जीते हैं। यानी कि टोटल सीट कितनी थी वहाँ पर 236। ठीक है, तो अगर 236 का हम आधा करते हैं तो हो जाता है यहाँ पर कितना आता है 236 करते हैं तो हो जाता है 118, यानी आधे से एक अधिक। अगर 218 में हम 1 प्लस कर देंगे तो यानी कितना हो जाएगा 119, यानी 119 यानी जिस पार्टी को 119 सीट मिल जाएगी वो क्या है जीत जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया गया है कि बहुमत के लिए कितनी सीटों की आवश्यकता है। तो सबसे पहले अभी हमने बताया था कि भाई बहुमत के लिए जो सीटों की आवश्यकता है वो कितनी होगी, तो ये होगी कितनी 119, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का 2 है कि कौन सा दल सरकार बना सकता है। तो जो दल है वो सरकार बना सकता है, तो वह दल कौन सा है इसमें देखते हैं, क्योंकि देखो जीतने के लिए 119 है, 119 कौन लेके आया है राष्ट्रीय पार्टी लेके आई है। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है 10 का थर्ड है कि स्वाभिमान पार्टी के सदस्यों की संख्या कितनी है। तो स्वाभिमान पार्टी के सदस्यों की जो संख्या है इसमें दिया गया है। ठीक है, तो इसमें सदस्यों की जो संख्या जो दी गई है वह 110 दी गई है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 है, पैराग्राफ को पढ़ते हैं फिर इसके बाद क्वेश्चन का आंसर देते हैं कि हमारा वायुमंडल पृथ्वी की सतह से शुरू होकर 5 परतों में बटा हुआ है। ये क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल है। क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हम जिस हवा में सांस लेते हैं वह यहीं मौजूद है। क्षोभमंडल के ऊपर समताप मंडल है, यह 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यह परत बादलों संबंधित मौसम की घटनाओं से लगभग मुक्त है। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है। हमने अभी सीखा कि यह किस प्रकार सूर्य की किरणों के हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करता है। तो ये हम पैराग्राफ को पढ़ लिए हैं। अब इसी पर आधारित क्वेश्चन को हम देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का 1 है कि पृथ्वी की सतह के पास मौजूद वायुमंडल की परत है, तो वो कौन सा है, तो वो सबसे जो पास में है वो क्षोभमंडल, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं कि वायुमंडल की कौन सी परत जो है बादलों से मुक्त है। तो वायुमंडल की जो परत बादलों से मुक्त है उसका नाम है समताप मंडल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 का 2 में ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का 3 कि ओजोन परत उपस्थित होती है, यानी कि ओजोन परत कहाँ पर उपस्थित होती है आपको बताना है। तो ओजोन परत जो उपस्थित होती है समताप मंडल में, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अब हम यहाँ पर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि सेक्शन ई यानी खंड अंग, ये है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अब ये मानचित्र पर आधारित क्वेश्चन है, मैप पर।
तो भारत के दिए गए रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित में से किन्हीं 4 स्थानों को दर्शाइए। यानी कि ये जो 5 पहले से दिया गया है इनमें से किन्हीं 4 स्थानों को दर्शाना है। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा उसे क्या है मैप में आपको दर्शाना है। ठीक है, पहला यहाँ पर है कि वह राज्य जहाँ अकबर ने इबादत खाना बनवाया था। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा उस राज्य का नाम आपको लिखना है मैप में। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि पूछा कि वह राज्य, यानी कि उस राज्य का नाम बताना है जहाँ पर अकबर ने इबादत खाना बनवाया था। तो वह उस राज्य का नाम क्या है, फतेहपुर सीकरी में बनवाया था, वो यूपी में। ठीक है, तो यहाँ पर आप यूपी लिख लेंगे, अब मैप में हम यूपी में फिल करेंगे। ठीक है, और सेकंड क्या है कि वह राज्य जहाँ बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, तो वह जगह था, कौन सा था जगह था, पानीपत। तो पानीपत कहाँ पर है, हरियाणा में। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि वह राज्य जहाँ चित्तौड़ स्थित है, तो वह राज्य जो चित्तौड़ जहाँ पर स्थित है वो राजस्थान राज्य है। और चौथा है कि वह राज्य जहाँ बीजापुर स्थित है तो वह कर्नाटक में है। ठीक है, और पांचवा है कि वह राज्य जहाँ पटना स्थित है तो वह कहाँ पर है, बिहार में। ठीक है, चलिए मैप में हम फिल करते हैं। ये रहा आपका मैप, इसमें हम क्या एक एक करके फिल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो फिल करते हैं कि पहला क्वेश्चन ये था कि आपका, यानी कि वह राज्य जहाँ पर अकबर ने इबादत खाना बनवाया था तो वह राज्य कौन सा था, तो वह राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या है पहले नंबर पर टिक लगा लेंगे। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड वाला आपको यहाँ पर फिल करना है कि वह राज्य जहाँ पर क्या है पानीपत युद्ध हुआ था तो वह थे हरियाणा था। ठीक है, यहाँ पर सेकेंड में आप यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, ये हरियाणा राज्य है। और थर्ड नंबर पे आपसे पूछा जा रहा है कि चित्तौड़ का जो दुर्ग कहाँ पर था, तो ये राजस्थान में था। तो यहाँ पर आप थर्ड में यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे करके। ठीक है, अगला आपको बताया जाता है भाई आपको कि बीजापुर कहाँ पर है, तो ये आपके कर्नाटक में था, तो कर्नाटक में भी आप वहाँ पर आप फिर कर लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ में आप लिख लेंगे यहाँ पर। फिर अगला पाँचवें में पूछा जा रहा था कि भाई पटना कहाँ की राजधानी है, तो ये पटना बिहार में है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 5वें नंबर पे इसको लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से आप सारे मैप को कंप्लीट रूप से भर लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, होते नमस्कार।